Okay, so today we are going to discuss the mechanical energy and its कंजर्वेशन। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक है, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। अब सवाल ये है कि भाई मैकेनिकल एनर्जी कितने तरह का होता है, क्या एनर्जी मतलब आप जानते ही हैं, सिंपल सी बात है। लोअर क्लास में भी ये चीज़ें पढ़नी थी कि एनर्जी का मतलब होता है कि इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। नहीं, कैपेसिटी कहिए, एबिलिटी कहिए, सही है ना? यू नो, एवरीवन नो इट। ठीक है, इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके, तो बच्चों ठीक है, तो ये एबिलिटी दो तरह से आता है। एक तो मोशन की वजह से ये एबिलिटी डेवलप होता है और दूसरा चेंज ऑफ कन्फिग्रेशन की वजह से होता है। देयर आर टू रीजन्स। पहला है ड्यू टू मोशन, दूसरा है ड्यू टू चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? एनर्जी इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, एंड देयर आर टू रीजन। पहला रीजन हो गया ड्यू टू मोशन एंड दूसरा हो गया ड्यू टू चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये मोशन की वजह से जो होता है वो कौन सा होता है? काइनेटिक एनर्जी। एंड चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी में दो वजह हो जाता है। एक तो वजह हो जाता है आपका स्प्रिंग, एक तो वजह स्प्रिंग हो जाता है और एक वजह आपका ग्रेविटेशनल हो जाता है। ठीक है ना? एक दूसरा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा एनर्जी के लिए एक कुछ फार्मूला आपको बता दें। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दो तरह का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये रेफरेंस लाइन है, ये मास m है, इसकी h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी GPE mgh। mass acceleration due to gravity and height from the reference line, and this can be taken at anywhere ठीक है ना?
ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ। दूसरा इसके बाद कौन सा हुआ, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये दिस विल बी द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स जो है वो कंप्रेशन या एलोंगेशन। ठीक है, क्लियर है ना, राइट है। तो इतने तरह का एनर्जी होता है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से प्रॉब्लम सवाल आते हैं और बनाना पड़ता है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में जो बात हम बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है। ऐसा नहीं कि कंडीशन कुछ भी हो, ऐसे थोड़े है कि कंजर्व करा लेंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई करने से पहले उसकी कंडीशन जानना पड़ता है। कंडीशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड व्हेन, देखिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड व्हेन, दो केस। पहला, ऑल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, अब इस कंजर्वेटिव का मतलब बताना पड़ेगा कि कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कंडीशन तो जान ले कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तब होता है जब ऑल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। दूसरा कि इफ वर्क डन बाय a non-conservative if work done by all non-conservative force is zero। दो कंडीशन होता है, अंडर टू कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने के लिए पहला कंडीशन है कि जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं वो सब कंजर्वेटिव हो। लेकिन क्या नॉन कंजर्वेटिव लगेंगे? अब यहाँ से सवाल पैदा होता है कि क्या नॉन कंजर्वेटिव लगेंगे तो क्या मैकेनिकल एनर्जी नहीं कंजर्व होगा? तो देखिए दूसरा कंडीशन एक्सप्लेन करता है कि नॉन कंजर्वेटिव यदि लगेगा तो भी होगा, लेकिन उसकी वर्क डन जीरो होनी चाहिए। उसकी वर्क डन जब जीरो होगी तभी उस फोर्स के को लगते हुए आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। एक छोटा सा वर्ड आपको मिला है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं, हालांकि बहुत बेसिक चीजें हैं। आप जानते हैं फोर्सेज को दो टाइप में बांटा गया, कंजर्वेटिव और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है ना, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। एक कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जैसे कोई फोर्स, इस बॉडी का यहाँ इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो यहाँ से ऐसे लाया यहाँ तो वर्क डन डब्लू किया, ऐसे लाया वर्क डन डब्लू ही किया, ऐसे लाया वर्क डन डब्लू ही किया, और ऐसे लाया तो वर्क डन माइनस डब्लू किया, ऐसे लाया वर्क डन माइनस डब्लू किया।
मतलब दो चीजें हैं कि वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं करता है। और दूसरा, यदि वर्क डन राउंड ट्रिप का लिया जाए तो फिर वर्क डन 0 हो जाएगा। ये दो कंडीशन होता है कंजर्वेटिव के लिए। मतलब कंजर्वेटिव के लिए पहला तो पॉइंट ये हुआ कि वर्क डन बाय ए फोर्स depends by a conservative force depends on only initial and final position. नॉट पाथ। मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का। तो यदि कंजर्वेटिव फोर्स का कोई डेफिनेशन पूछ रहा है तो आपको कहना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन होता है कि भाई यदि आपका वर्क डन, किसी भी फोर्स का वर्क डन यदि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन है, तो आप कहिए कि दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। लेकिन यहीं पर देखिए नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव बन जाएगा। कब बन जाएगा भाई? तो जब वर्क डन ही 0 हो तो पाथ कैसा? फिर तो पाथ का मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स है ना, वो कंजर्वेटिव की तरह रोल करने लगता है यदि उसका वर्क डन ही नहीं हो तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरी बात मैं यहां बता रहा हूं कि व्हेन वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर राउंड ट्रिप। राउंड का मतलब समझ रहे हैं ना, क्लोज लूप होना चाहिए, राउंड ट्रिप इज 0। सही है ना। देखिए, टू कंडीशंस आर अप्लाइड हियर फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। कि दिस टू कंडीशन वेल डिफाइन द फोर्स नेचर ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। So conservative force is well defined by these two statements. Work done by a conservative force depends on only initial and final position, not path. Path पे depend नहीं करेगा। और दूसरा, work done by conservative force for round trip is 0। ठीक है ना। ये कंजर्वेटिव का डेफिनेशन हुआ, ठीक है ना। अभी लिस्ट भी बनाएंगे कि ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं, ठीक है। ये नॉन कंजर्वेटिव की बात करोगे आप लोग तो नॉन कंजर्वेटिव मतलब है फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, वर्क डन, वर्क डिपेंड ऑन पाथ बिटवीन टू गिवन पोजीशन। ठीक है ना बच्चों, ये डेफिनेशन हुआ। मतलब जो कंजर्वेटिव नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो नॉन कंजर्वेटिव का तो डेफिनेशन ऐसे भी लिखना कोई फालतू था नहीं, जस्ट इसका रिवर्स कर लीजिए तो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। अब इसको पहचानना है कि कैसे पहचानेंगे कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। पहचान ही बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए, देखते हैं कैसे पहचान सकते हैं हम इसको कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो हम जा रहे हैं बात करने की, लिस्ट बनाने जा रहे हैं कि लिस्ट क्या है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, ठीक है ना। सो लिस्ट ऑफ कंजर्वेटिव
फोर्सेज। क्या लिस्ट है बोलो? पहला लिस्ट है कि एनी कांस्टेंट फोर्स, एनी कांस्टेंट फोर्स मतलब ऐसा कांस्टेंट फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो, वैसे फोर्स को हम लोग कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना? और उसका केवल डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, वर्क डन डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। द सेकेंड इज वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ये होता है Gm1m2/r², यही होता है ना। मतलब एफ इज द फंक्शन ऑफ आर। अट्रैक्टिव को यदि निगेटिव कहा जाए तो रिपल्सिव को प्लस माइनस कह सकते हैं। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, that force is also K Q1 Q2/r square and it is maybe प्लस माइनस r। मतलब ये देखिए अंतर यही है कि यहाँ पे r का एक साइन है, केवल प्लस है, माइनस नहीं है। यहाँ दो साइन है, दो साइन का मतलब हुआ टू साइन मीन्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, और यहां ओनली अट्रैक्टिव। सही है ना? इस तरह के फोर्सेज को हम लोग कहते हैं सेंट्रल फोर्स। नहीं, इस तरह के फोर्सेज को क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। तो पहला लिस्ट हो गया एनी कांस्टेंट फोर्स, दूसरा हो गया वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड चौथा हो गया स्प्रिंग फोर्स। ये चार जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है जिसको हम अकाउंट में लेते हैं। ठीक है ना? फॉर एनर्जी कंजर्वेशन दीज फोर्सेज आर सुटेबल। ये फोर्सेज यदि लग रहा है तो एनर्जी कंजर्व कराने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम करा सकते हैं। ठीक है ना? तो फिर बचा कौन फोर्स जो लगने से नहीं होगा? तो देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव में हुआ फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो आप किसी बॉडी को मान लिया μ1 है, तो आप ये बॉडी जो है वो यहां से यहां गया, ए से बी पर गया और फिर बी से ए पर आया। तो ए से बी कर के लिए वर्क डन क्या होता है? 2 kg का मास है, ये डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। तो जब ए से बी पर गया, ए से बी पर, तो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि फ्रिक्शन इधर लगेगा। नहीं, कितना हो जाएगा? इक्वल टू फ्रिक्शन हो जाएगा, म्यूएस एन होता है तो एन 20 है, तो 20 × 10 गुने कॉस 180 बराबर -200 जूल। ठीक है? फिर वर्क डन फॉर B2A यदि देखा जाए तो कितना होगा बोलो? अब यहां से जब इधर जाएंगे तो फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन ऐसे कर लेगा, जब इधर जाएगा मोशन होगा तो फिर से वही बात हुआ, फिर ये भी -200 जूल आ जाएगा। सो वर्क डन फॉर राउंड ट्रिप क्या आया? -400 जूल आया, नॉट 0। सो देयरफॉर इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना? ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है ना? मतलब कि
इसका वर्क डन जो है वो राउंड ट्रिप का जीरो नहीं होता है, डिसिपेटिव, मतलब ये एनर्जी को जस्ट डिसिपेट करता है, ठीक है ना, ये मैकेनिकल एनर्जी को कम करता है, ये कंजर्व नहीं होने देता है, ठीक है ना। लेकिन फ्रिक्शन के भी दो केस हम बताते हैं, दो केस, जब फ्रिक्शन वर्क कर रहा हो तो, जब फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा हो तो। दोनों ही केसेज में अलग अलग तरह से हम मैकेनिकल एनर्जी के विषय में सोचते हैं, ठीक है ना। दोनों तरह से मैकेनिकल एनर्जी के विषय में कैसे सोचते हैं, देखो, जैसे फ्रिक्शन जब स्लाइडिंग मोशन में लग रहा है भी, ये स्लाइडिंग मोशन है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नॉट अप्लाइड, ठीक है ना, क्योंकि यहां वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो नहीं है। इस स्लाइडिंग मोशन बात की। दूसरा, यदि रोलिंग मोशन होता तो आप ऑलरेडी रोलिंग मोशन भी पढ़ चुके हैं तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो मान लिया ये बॉडी ऐसे रोल कर रहा है, तो इस पॉइंट पर जहां फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, ये तो पॉइंट रेस्ट में है, ये जो पॉइंट है वो तो रेस्ट में है, ये तो पॉइंट रेस्ट में है, इस पॉइंट का वेलोसिटी 2v होता है, लेकिन ये पॉइंट तो रेस्ट में रहता है। तो जब ये रेस्ट में रहता है और उसी पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है तो वर्क डन क्या होगा? सो वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज जीरो। यहाँ वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो होगा और इसलिए यहाँ पर कम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड अप्लाइड। सही है ना? आप सिचुएशन समझ रहे हैं ना दोनों? यहाँ की सिचुएशन ये है कि जब ये स्लाइड कर रहा है तो वर्क डन आएगा, निगेटिव आएगा और वो जीरो के बराबर नहीं होगा, निगेटिव आएगा वर्क डन, ठीक है। लेकिन सपोज कोई बॉडी रोल कर रहा है, रोलिंग मोशन में जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगता है वो तो रेस्ट में होता है ना, तो एक्चुअली वर्क डन इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा में डी जो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ दैट पॉइंट वेयर फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है ना, उस पॉइंट का है। तो ये पॉइंट तो रेस्ट में है तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो यहाँ वर्क डन फ्रिक्शन का जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कम अप्लाइड होगा और उस केस में कम अप्लाइड नहीं होगा, ठीक है ना? समझ रहे हैं बात को आप लोग? ठीक है, राइट। बच्चों अब यहां से प्रॉब्लम जो आता है, सो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसमें कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। एक तो आपका आता है कि जैसे मान लिया पूछेगा आपसे कि ये स्प्रिंग है
के है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। ये स्मूथ सरफेस है, ये एक ब्लॉक है 2 kg का, ये 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग, फाइंड फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। इस तरह के सवाल इजीली आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डायरेक्ट लिखिएगा आप, अप्लाई कम बिकॉज देयर आर नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैविंग वर्क डन, ठीक है ना। कोई ऐसा फोर्स तो है नहीं, जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल mg लग रहा है, ये भी दोनों कैंसिल हो रहा है। सो हियर ऑल फोर्स, नो फोर्स एक्टिंग, सो मतलब आप कह सकते हैं कि अप्लाई कम क्या लिखोगे, अप्लाई कम। सो यदि इसको रेफरेंस लाइन लेते हैं RL, तो पोटेंशियल GP तो 0 हो जाएगा, प्लस काइनेट SP हो जाएगा, SP भी 0 हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग तो अनइलोंगेटेड अनकम्प्रेस्ड है, प्लस 100 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब जब ये स्प्रिंग को जाकर टच करेगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन तो वहाँ होगा जहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। मतलब यदि ये x कंप्रेस हो गया, v 0 हुआ, तो दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। सो मैक्सिमम कंप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और GP तो 0 का 0 ही रहेगा, क्योंकि लेवल तो वही है, हॉरिजॉन्टल लेवल चेंज नहीं हो रहा है, प्लस हाफ kx², ये SP है नहीं, तो आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ये हाफ विल बी द कैंसिल आउट हियर, एंड x इक्वल टू 200 बाई k का रूट अंडर, ठीक है ना, राइट है, ठीक है। 200 बाई k का रूट अंडर, तो कितना है k 100 है ना, तो रूट 2 हो जाएगा मीटर, आंसर, ठीक है। इसके बाद का सवाल है, इस तरह से पूछेगा कि जैसे मान लिया यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड से आपको एक बॉडी प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। एंड लेट दिस इज द 37 डिग्री, तो फाइंड मैक्सिमम हाइट।
ये एक प्रोजेक्टाइल है तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा तो आपको यही मैक्सिमम हाइट h निकालना है। तो आप चाहें तो प्रोजेक्टाइल मोशन से इक्वेशन लिख के भी इस सवाल को बना सकते हैं, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से पर हमारा कंसंट्रेशन है, तो वहाँ से सवाल कैसे बनेगा वो देखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड ये है, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कांस्टेंट होता है, मतलब 4/5, 5 दूनी 10, 8 मीटर पर सेकेंड। सो अब यहाँ से चूंकि ये जो मोशन है वो अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो यहाँ कम अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कम। तो क्या लिखोगे आप लोग, ये हमारा रेफरेंस है लाइन, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 जीपी प्लस हाफ एम, एम का मतलब हुआ एम सही है 100 बराबर हाफ एम 64 प्लस एम जी एच, यही ना होगा। तो यहाँ से इजीली बन जाएगा, एम तो कैंसिल हो जाएगा और वो 50 हो जाएगा, तो 50 और ये 64 हो जाएगा, नहीं चार बटा 5, 8, ठीक है, ठीक है ना। सो यहाँ से कितना हो गया जी एच, ये देखो ना, ये हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर 2GH, कितना हो जाएगा 36 बराबर 20H। सो H बराबर रूट अंडर 36/20 मीटर, आंसर सही है ना बच्चों, क्लियर है। तो इस तरह से ग्रेविटी के अंडर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात को आप। इस तरह के सवाल आपको कम से बनाना पड़ेगा, स्प्रिंग हो तब। इसे एक सवाल आईआईटी में आया हुआ था, इस तरह का आया हुआ था चेन का, कि जैसे मतलब ये चेन है, ये स्मूथ है, ठीक है, राइट है, यहां पर इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। इसका L/4 लेंथ जो है वो हैंगिंग एंड इट इज कीप बाई सम एक्सटर्नल एजेंट, मतलब किसी एक्सटर्नल एजेंट ने इसको पकड़ के रखा है, ठीक है। एंड 1/4 इनिशियली 1/4 पार्ट हैंगिंग, ठीक है ना। शुरू में 1/4 भाग, ये मास चेन का एम है, लेंथ एल है, दिया हुआ है, ठीक है। व्हेन चेन इज रिलीज्ड, ठीक है, व्हेन चेन इज रिलीज्ड, ओके। फाइंड स्पीड of chain when it completely slide off टेबल। मतलब आपको ये बताना है कि इसको शुरू में तो आप ऐसे पकड़ के रखे हो, ठीक है, आपने इसको छोड़ दिया, तो ये तो स्मूथ सरफेस है, तो चैन तो स्लाइड करके गिरेगा, तो जब गिरेगा तो आपको बताना है कि भाई जब ये कॉम्प्लीटली स्लाइड इस तरह से कर जाएगा, ऐसे, दिस इज द पोजीशन इन विच चेन कम्प्लीटली स्लाइड्स, तो इसका भी बताना है, भी बराबर क्या होगा। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी ऑल्सो सॉल्व बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और ये ऑलरेडी आईआईटी में सवाल एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार आ चुका है और बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो आप चाहें तो इसको रेफरेंस लाइन ले लें, रेफरेंस लाइन ले लें। तो जो पार्ट यहाँ पर सरफेस के ऊपर में है वो पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया, और जो हैंग कर रहा है इसका पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका मास कितना है, ये जो पार्ट है इसका Cg तो यहाँ है, Cg मतलब Cg यहाँ से कितना नीचे है, L/8 नीचे है, और मास जो है उसका m/4 है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया -m/4 G L/8 प्लस काइनेटिक एनर्जी 0। अब जब कंप्लीटली स्लाइड यहाँ कर गया तो Cg यहाँ है L/2 पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई -mg L/2 प्लस हाफ mv²। सही है ना बच्चों, क्लियर है? सो यहाँ से ये m देखो कैंसिल आउट हो गया ना, तो कितना आ गया माइनस, ये देखो GL/2 उधर ले जाओ, एक काम करो 2 काट ही लो, ये 2 काट लो, ठीक है। तो तुम्हारा ये Lg बच गया GL माइनस GL/16 बराबर v²। तो 16 GL में से GL गया तो 15 GL हुआ ना बच्चों। तो v बराबर क्या हुआ, √15 GL/16 मीटर पर सेकेंड आंसर। समझ गए ना? तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर आपको सवाल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है ना। और इसमें हर तरह से जो भी बस केवल आपको चेक क्या करना है, आपको चेक यही करना है कि डिसिपिटिव मतलब जो एनर्जी को कम करने वाला नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो ना लगे, बस बात खत्म है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सिचुएशन सही होना चाहिए, क्लियर है। इसका सबसे द बेस्ट यूज होता है सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना। इसीलिए हमने वर्क पावर एनर्जी के साथ सर्कुलर मोशन को इन्वॉल्व किया है और उसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। बट अभी तो वर्क पावर एनर्जी का फर्दर जो पॉइंट है उसको थोड़ा समझा जाए। फर्दर पॉइंट जो आपका वर्क पावर एनर्जी का है, फर्दर जो पॉइंट है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है ना। सो वर्क एनर्जी थ्योरम आपका कहता है कि वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है ना। वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही है ना, यही है थ्योरम कि वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट इसका ही हो गया।
वर्क डन बाई ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेज इक्वल टू द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है ना। इसमें बहुत अच्छा सवाल आता है, बहुत बढ़िया सवाल आता है। उस सवाल को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे क्या समझना पड़ेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। आपसे प्रॉब्लम पूछेगा कि ये एक वेज है जिसकी मास m है, वेज है, वेज जो स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, और इस पे ये एक मास है m जो रखा हुआ है, वेज का हाइट h। ये भी स्मूथ है, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, टोटल ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, बोथ आर स्मूथ। ठीक है ना। व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड, when system is released, ठीक है। so body comes like this, ठीक है। V नॉट, ठीक है। देन फाइंड द गिवन, ये V नॉट जो है ये गिवन है, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज, ठीक है ना। ऐसे V नॉट देना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी टू गिव द V नॉट, ठीक है ना। V नॉट देना जरूरी नहीं है, नो नीड टू गिव V नॉट। यहां नोट करके देखिए, नो नीड टू गिव V नॉट। लेकिन फिर भी हम आपको V नॉट दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि हम किसी और चैप्टर का कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज नहीं करना चाहते। हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हैं तो वर्क पावर एनर्जी पे ही बात हमारी होगी, सही है ना। अलग से कोई चैप्टर के थ्योरी का कंसेप्ट का यूज नहीं करेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे, चीज़ों को सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है ना। अलग रिवीजन क्लासेज है, आपको आइडिया है, इसलिए मैं उसको V नॉट के बिना भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। कैसे दिखाऊंगा, आई विल प्रूफ इट, ठीक है। सो कोई फोर्स यहाँ पे लग नहीं रहा है वैसा नॉन कंजर्वेटिव, तो हम सीधा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, यस करा सकते हैं। तो यहाँ तो डायरेक्टली बन जाएगा, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज, एंड दूसरा पूछ रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जो इस पे लग रहा है, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन M when it come at bottom, सही है ना। ठीक है ना बच्चों। तो पहला सवाल बनाते हैं, सॉल्यूशन। कम अप्लाई करते हैं, अप्लाई कम। रेफरेंस लेवल किसको ले लें, इसी को रेफरेंस लेते हैं। तो रेफरेंस यदि लेते हैं तो क्या लिखें, mgh बराबर वही पोटेंशियल एनर्जी और इसका हाफ mv नॉट स्क्वायर प्लस लेट दिस इज द वेलोसिटी v, so plus half mv स्क्वायर।
तो यहाँ से देखो बच्चों, ये 2mgh बराबर m v नोड स्क्वायर प्लस m v स्क्वायर। सो v स्क्वायर बराबर 2mgh माइनस m v नोड स्क्वायर बाई m, ये हो गया, और इसको स्क्वायर रूट में दे दो तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है ना। विदाउट v नोड हाउ कैन यू सॉल्व? सो यू कैन जस्ट एलिमिनेट द v नोड। आपसे पूछ सकता है तीसरा सवाल कि नो नीड, हम क्या लिखें, नो नीड टू गिव v नोड। सो हाउ टू कैलकुलेट v नोड? ये देखिए, मान लिया ये आपका पहला सवाल है, ये तीसरा सवाल हो जाए, दूसरा सवाल हो जाए कि v नोड इक्वल टू व्हाट, v नोड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे v नोड। सिंपल सी बात है कि एक इक्वेशन तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है ना, एक इक्वेशन तो तुम्हारा ये हो जाएगा ना, एक इक्वेशन तो ये रहने दो तुम अपना, एक इक्वेशन तो ये रहने दो बच्चों, ठीक है। दूसरा इक्वेशन तुम चाहो तो लिख सकते हो, दूसरे सवाल का सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, दूसरे सवाल का दूसरा हो जाएगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्योंकि देयर इज ए, चूंकि एफ एक्सटर्नल बराबर 0 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। कैसे नहीं लग रहा है? क्योंकि इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे तो एक फोर्स लगेगा ये वाला mg, और ये फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, एन नोड कहो, और इस पर ये n लगा तो इस पर भी ये n लगेगा रिएक्शन। तो देखो ना, टोटल जो लगे हैं फोर्सेज, वो टोटल कितने फोर्सेज लगे हैं? 1 2 3 4 5। इस 5 में देखो ये दोनों कट जाएंगे, ये वाला और ये वाला कट जाएंगे, तो जो भी फोर्स बचा वो वर्टिकल डायरेक्शन में बचा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो मतलब इनिशियल मोमेंटम इज 0 बराबर क्या लिखे बच्चों, कैपिटल M इंटू भी बराबर प्लस नहीं माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, m v नॉट। दिस इज इक्वेशन 2। अब यहां से v का वैल्यू पुट v इन 1, यहां से v को 1 में पुट कर दो तो कितना v होगा बच्चों? v होगा कितना? v होगा m v नॉट बाई कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब 4m, सो v नॉट बाई 4 है, ठीक है। तो पुट करो यहां पर, सो आ जाएगा mgh बराबर हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ 4m v स्क्वायर। v स्क्वायर मतलब v नॉट स्क्वायर बाई 16, v नॉट स्क्वायर बाई 16, ठीक है ना। तो कितना हो गया बच्चा लोग? ये m तो कट जाएगा, सो gh बराबर v नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस v नॉट स्क्वायर बाई 32। तो यहाँ से आपका v नोड आ जाएगा, v नोड क्या आएगा बराबर 32
32 आ गया, 16 और एक 17 वी नॉट स्क्वायर। सो वी नॉट बराबर रूट अंडर 32 GH बाई 17। 32 GH बाई 17 सही तो है, क्लियर है ना, समझ गए बात को, आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां से आप सवाल बना लेंगे, आप चाहेंगे तो बहुत इजी वे में सवाल को बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि प्रॉब्लम इस तरह से कि भाई ये स्प्रिंग है, इसकी के निकालनी है, ठीक है। ये एक ब्लॉक है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, फ्रिक्शन है 0.5, 2 kg का मास है। अब कह रहा है कि दिस विल बी द कॉम्प्रेस द स्प्रिंग इफ मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, फाइंड के सही है। और सपोज करिए कि ब्लॉक का जो डिस्टेंस है इनिशियली, वो दिस डिस्टेंस फ्रॉम द एंड इज 1.8 मीटर है, ठीक है ना। सो अब ये देखिए, ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, ये यहां से 20 cm है, ठीक है। तो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या करें, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज, तो वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग बराबर 0 माइनस हाफ m v स्क्वायर, ठीक है ना। मास 2 kg दिया हुआ है, ठीक है। इस पे तो जो फोर्स लग रहा है वही लग रहा है ना, कि इस पे ये लग रहा है mg, ये लग रहा है नॉर्मल, ये लग रहा है फ्रिक्शन, और जब ये इसको टच करेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी वर्क करेगा। तो वर्क डन बाई mg 0, नॉर्मल 0, फ्रिक्शन का निगेटिव वर्क डन होगा, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू n, n कितना होगा बच्चों, 20 इंटू 0.5 मतलब 10 न्यूटन होगा, ठीक है ना। सो 10 न्यूटन होगा, सो -10 गुने 2, ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन है, ठीक है ना, प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर बराबर निगेटिव माइनस ऑफ हाफ m 100, ये कट जाएगा आपका। सो के बराबर आ गया के 0.04 के बाई 2 बराबर कितना हुआ, -100 प्लस 20 प्लस
एक मिनट, स्प्रिंग फोर्स जो होगा उधर लगेगा -12 के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। स्प्रिंग फोर्स तो नेगेटिव होगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। इसको रहने दो यार, इसको उधर भेजो तो ये पॉजिटिव हुआ, इसको उधर भेजो तो ये प्लस हो जाएगा, और ये -20 ही रहने दो। तो कितना हुआ, 80 हो गया। तो k बराबर 160/0.04, सही है ना, न्यूटन पर मीटर। यहाँ से ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम का बना लेंगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, इसके बाद का जो बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा Fx बराबर -del/u/del x होता है, एंड Fy बराबर -del/u/del y होता है, एंड Fz बराबर -del/u/del z होता है। इसकी डिटेल स्टडी इलेक्ट्रोस्टैट में की जा रही है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। सो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखिएगा, Fx = -del। जैसे मान लिया आपसे कोई कह रहा है कि प्रॉब्लम दे रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहा है 2x² + y³ + z, फाइंड फोर्स एट 1 1 1। तो आप लिख लीजिए Fx बराबर क्या लिखिएगा, बोलिए। Fx बराबर del/u/del x, मतलब 4x, मतलब 4 न्यूटन, एंड Fy क्या लिखिएगा, बोलिए 3y², मतलब 3 न्यूटन, एंड Fz क्या लिखिएगा, बोलिए 1 न्यूटन। सो F बराबर क्या हो गया, √4² 16 + 9 + 1, कितना हो गया, √26 न्यूटन। आंसर इसका आ गया, ठीक है ना। यहाँ से आप चाहें तो डायरेक्शन भी cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। जैसे मान लिया आपसे कोई कह रहा है डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन क्या लिखिएगा, cos अल्फा बराबर Fx/f होता है, कितना हो जाएगा 4/√26, cos बीटा Fy/f होगा, एंड cos गामा = Fz/f होगा, ठीक है ना। सो यहाँ से डायरेक्शंस भी निकल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू कि यू नो द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, ओके। और इसकी डिटेल डिस्कशन जो है वो अभी इलेक्ट्रोस्टैट में हमारा चल ही रहा है। तो बेसिकली आपको बस ये चीज़ें जाननी ज़रूरी थी कि वर्क पावर एनर्जी में इसकी क्या यूज है, क्योंकि पूरा डिटेल तो इलेक्ट्रोस्टैट में आप जानते हैं। तो एक तरह से आपका वर्क पावर एनर्जी जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इसमें कोई डिस्कशन का मुद्दा बचा नहीं। अब जो बात है, अब हाउ टू, अब जो टॉपिक है आपका कि हाउ टू, मतलब हाउ टू रिलेट द, हाउ टू वर्क इन सर्कुलर मोशन विथ वर्क पावर एनर्जी, मतलब वर्क पावर एनर्जी के साथ सर्कुलर मोशन में कैसे काम करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग इसी को पढ़ेंगे, उसी के वीडियो को अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। So thanking you, thanks.